Good morning, students. Once again, welcome back to online biology classes. Dear student, लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो मुख्य रूप से प्रोटीन की मात्रा 60 से 80%, वसा की मात्रा 20 से 40% व कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जिसकी मात्रा आपको बताई थी 5% के लगभग क्या है पाई जाती है। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। उसके बाद आपको बताया फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला की संरचना। आपको बताया कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का पहला कार्य बताया कि कोशिका जो होती है, ठीक है, कोशिका को निश्चित आकार और आकृति जो प्रदान करते हैं वो कोशिका झिल्ली ही करती है। अर्थात कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली कोशिकीय आसंजन की क्रिया में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है जीवाणु कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वहां पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, और ये श्वसन एंजाइम श्वसन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली एक पारगम झिल्ली के रूप में, चयनात्मक पारगम झिल्ली के रूप में क्या करती है, कार्य करती है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, संवहन होता है, जिसमें हमने आपको निष्क्रिय और सक्रिय अभिगमन पर आपसे बात की थी। निष्क्रिय अभिगमन में आपको बताया कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले स्थानांतरण को निष्क्रिय अभिगमन कहते हैं, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सक्रिय अभिगमन के अंदर मैंने आपको बताया कि सक्रिय विभव के कारण पदार्थ के अणु, ठीक है, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है, गति करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस दौरान ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे सक्रिय अभिगमन कहते हैं। देखिए, सक्रिय अभिगमन की क्रिया के बाद हमने आपको बताया कि पदार्थों का जो संवहन होता है, ठीक है, उसमें एक एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में बताया है कि कोशिका के अंदर अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बाहर अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका पायन जिसे बोलते हैं पेनेकोसाइट, और दूसरा होता है कोशिका भक्षण जिसे फैगोसाइट कहते हैं, ठीक है। अर्थात कोशिका के द्वारा, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका के अंदर तरल भोज्य पदार्थों को क्या करती है, ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका पायन कहते हैं। कोशिका भक्षण प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से कोशिका क्या करती है, ठोस पदार्थों को क्या करती है, ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भक्षण कहते हैं। यह हमने आपसे बात की थी किसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अंतःकला तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इस पर आपसे बात कर रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है एंडोमेम्ब्रेन
सिस्टम, अंतःकला तंत्र या इसे अंतःझिल्ली तंत्र भी कहते हैं। अंतःकला तंत्र या अंतःझिल्ली तंत्र क्या है? आपको मैंने बताया कि कोशिका जो होती है ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ये झिल्ली युक्त क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो कार्य की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से ये एक दूसरे से कैसे होता है? भिन्न होते हैं। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग कार्य की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से एक दूसरे से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। परंतु कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं, ठीक है, परंतु कुछ ऐसे झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जिनके कार्य जो होते हैं वो लगभग, ठीक है, कोशिकांगों के जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसे अंतःझिल्ली तंत्र के अंदर क्या है? शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग आते हैं मैं आपको बता दूं। अंतःप्रदव्य जालिकाएं होती है, गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम होता है, रिक्तिकाएं होते हैं। ये क्या है? अंतःकला झिल्ली तंत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनकी जो संरचना होती है, कार्य होता है वो भिन्न होते हैं, परंतु इन कोशिकांगों जो होते हैं इनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं या इनके कार्यों के मध्य एक निकटतम क्या होता है? संबंध होता है। इसलिए इन्हें अंतःकला तंत्र के अंतर्गत क्या है? शामिल किया गया है। कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से कोशिकांगों को शामिल किया गया है? अंतःप्रदव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और आपको मैंने बताया किसके बारे में? वैक्यूल्स। ये चार तंत्र आते हैं। स्फेरोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या अन्य जो कोशिकांग होते हैं उनके अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एक दूसरे से निकटतम संबंध रखते हैं। इसलिए इन झिल्ली युक्त अंगों को, झिल्ली युक्त कोशिकांगों को अंतःकला तंत्र के अंतर्गत क्या है? शामिल किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतःझिल्ली तंत्र कहते हैं। अंतःझिल्ली तंत्र किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और ये झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उनकी कार्य और संरचना एक दूसरे से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। परंतु कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं उन झिल्ली युक्त कोशिकांगों के जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इन्हें अंतःकला झिल्ली तंत्र के अंतर्गत क्या है? शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? अंतःप्रदव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और रिक्तिकाओं को क्या है? शामिल किया गया है। देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और आज हम उन्हीं कोशिकांगों में से एक कोशिकांग का अध्ययन करेंगे और उस कोशिकांग का नाम है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। देखिए अंतःप्रदव्य जालिका पर हम बात करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदव्य जालिका पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःप्रदव्य जालिका पर। देखिए अंतःप्रदव्य जालिका की जो खोज की थी वो सबसे पहले K.R. पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी के बारे में। अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसके द्वारा की गई? K.R. पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1945 के अंदर सबसे पहले अंतःप्रदव्य जालिका की क्या की थी? खोज की थी। K.R. पोर्टर के कुछ साथी भी थे जिनके नाम मैं बता दूं, क्लाडे और फुल्लम।
ठीक है। तो के आर पोर्टर के सहयोगी जो वैज्ञानिक थे, जिनका एक का नाम है क्लाडे और दूसरे का नाम है फुल्लम, ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के अंतःप्रदव्य जालिका की खोज की। मेजरली जो श्रेय दिया जाता है वो के आर पोर्टर को क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने की थी? के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्या बताया, ये देखिए कोशिका है और कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये है कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनएम लिख रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक मैं आपको यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। यह अंतःप्रदव्य जालिका का चित्र है। देखिए, ये अंतःप्रदव्य जालिका का डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, और आपको बता रहे हैं कि केंद्रक झिल्ली की संरचना पर हम बात करने, अंतःप्रदव्य जालिका की संरचना पर आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि भाई अंतःप्रदव्य जालिका की स्थिति क्या होती है, कोशिका के अंदर पाई कहां जाती है। देखिए, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक क्या फैली होती है, अंतःप्रदव्य जालिका फैली हुई होती है। ये केंद्रक झिल्ली है यहां से लेकर के, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक कौन फैली हुई होती है, अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। देखिए, अंतःप्रदव्य जालिका बहुत ही महीन होती है, ठीक है। कैसी होती है, बहुत ही महीन होती है, शाखित होती है, और दोहरी झिल्ली द्वारा अनियमित, ठीक है, दोहरी झिल्ली के द्वारा अनियमित नलिका के जाल के रूप में क्या है, एक फैली हुई संरचना के रूप में कोशिका द्रव में क्या है, पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। अर्थात कोशिका द्रव में महीन, शाखित, महीन है, शाखित है, दोहरी झिल्लीदार, अनियमित नलिका के जाल के समान संरचना के रूप में ये क्या है, फैली हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। और इसी अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने की थी, के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। लोकेशन आपको पता लग गया, और ये पता लग गया है कि अंतःप्रदव्य जालिका होती कैसे। लोकेशन तो हमने आपको बता दिया कि अंतःप्रदव्य जालिका ये केंद्रक झिल्ली है, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक जो संरचना फैली हुई होती है उसे अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से ई लिया, यहां से आर लिया, इसलिए हम कई बार आपको ई आर भी हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे शॉर्ट में, ई आर। ई का अर्थ हो गया एंडोप्लाज्मिक, आर का अर्थ हो गया रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं। लोकेशन के बाद आपको हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतःप्रदव्य जालिकाएं नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या नहीं पाई जाती है, अंतःप्रदव्य जालिका नहीं पाई जाती है। दूसरा किसके अंदर नहीं पाई जाती है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उन लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर भी अंतःप्रदव्य जालिका क्या है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अंतःप्रदव्य जालिका किसमें नहीं पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती है, आरबीसी के अंदर नहीं पाई जाती है। साथ में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका का क्या होता है,
अभाव होता है। ठीक है, तो अंतःप्रदवी जालिकाएं इनके अंदर नहीं पाई जाती। देखो अंतःप्रदवी जालिका की ये कला है, ठीक है, ये लगभग कितनी मोटी होती है, लगभग 50 से 60 लेकर 50 से लेकर के 60 से लेकर के लगभग 100 MU होता है, यानी कि 50 से 100 के लगभग इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। कितनी होती है, 50 से लेकर के 100, 50 से 60 भी हो सकती है और 60 के से अधिक भी क्या हो सकती है, 100 तक इसकी क्या हो सकती है, मोटाई हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कला की जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 50 से 60 से 100 MU होती है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस प्रत्येक कला के बीच की जो दूरी होती है, प्रत्येक कला के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 72 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है, 72 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग की क्या होती है, दूरी होती है। अब हम बात करते हैं आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, देखिए आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के या 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका की संरचना जो होती है वो 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। देखिए 3 प्रकार की, ये तो हमने आपको डायग्राम बता दिया है कि अंतःप्रदवी जालिका कहां पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि भाई आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला है सिस्टर्नी। ठीक है, इंग्लिश में भी हम सिस्टर्नी लिखेंगे और हिंदी में भी क्या लिखेंगे, सिस्टर्नी लिखेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो। दूसरा भाग है सिस्टर्नी के बाद आता है आशय ने बोले तो पुटिका भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलता है, वेसिकल्स बोलता है। और तीसरा बिंदु है, ठीक है, तीसरे प्रकार की संरचना कौन सी है, जिसको बोलते हैं नलिकाएं, जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, TUBULES। ठीक है, अब मैं सबसे पहले सिस्टर्नी के इनके तीनों के डायग्राम यहां पे बना करके दिखा रहे हैं आपको। हाँ, ये संरचना हो गई सिस्टर्नी की। इस तरीके की जो संरचनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये संरचना है आशय। ठीक है, इनका भी हम आपको यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। और इस तरीके से क्या है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। हाँ भी, तो आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका की जो संरचना होती है, ठीक है, वो आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के क्या है, बनी होती है। और 3 प्रकार की रचनाएं कौन सी हैं, सिस्टर्नी, आशय और नलिका। ठीक है,
आपको हमने देखी है सिस्टर्नी पर आपसे बात करने जा रहे हैं कि सिस्टर्नी क्या है। देखिए सिस्टर्नी कैसी होती है, लंबी होती है। देख रहे हैं आप कैसी होती है, सिस्टर्नी किस प्रकार की होती है, लंबी होती है। दूसरी है इनकी संरचना जो होती है वो चपटी होती है, लॉन्ग होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है। लंबी होती है, चपटी होती है और कैसी है, क्या आपको यहाँ पे साखित दिखाई दे रही है, नहीं है, इसलिए कैसी होती है, ऐसा की संरचना के रूप में पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है, अशाखित अनब्रांच्ड होती है। और तीसरा आपको दिखाई दे रही है इनकी जो संरचना है वो नली के आकार के रूप में क्या है, दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है, दिखाई दे रही है। तो सिस्टर्नी जो होती है अंतःप्रदवी जालिका की संरचना जो होती है वो आकार के आधार पर 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के बनी है। पहली रचना है जिसका नाम है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसी होती है, लंबी होती है, चपटी होती है और अशाखित नलिका के समान संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं ये लंबी चपटी अशाखित नलिका के आकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी के जो व्यास होता है वो लंबाई जो होती है वो लगभग 40 से लेकर के 50 एमयू होता है। ठीक है, हाँ भाई, तो आपको बता दिया सिस्टर्नी की क्या होती है, लंबाई होती है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि सिस्टर्नी पाई कहाँ जाती है। ठीक है, सिस्टर्नी कहाँ पर पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया है कि ये क्या होता है, कोशिका होती है और कोशिका के अंदर ये क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक जो झिल्ली होती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली है और इस केंद्रक झिल्ली के इस तरीके से यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं, इस तरीके की संरचनाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार से सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, और ये सिस्टर्नी जो होती है वो केंद्रक के चारों ओर कैसे पाई जाती है, समानांतर ढेरी के रूप में क्या है, पाई जाती है। सिस्टर्नी जो है वो केंद्रक के चारों ओर समानांतर ढेरी के रूप में क्या होती है, व्यवस्थित होती है या पाई जाती है। और इनकी सतह पर मैंने आपको दिखाया, इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइन दिखाई है ये क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। तो सिस्टर्नी पतली लंबी, ठीक है, पतली चपटे और लंबे अशाखित नलिका के समान संरचना पाई जाती है जो कि केंद्रक के चारों ओर समानांतर ढेरी के रूप में क्या है, व्यवस्थित होती है। और इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। सिस्टर्नी के बाद हम बात करते हैं आशय या पुटिकाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए इन्हीं के पास में इस तरीके से क्या पाई जाती है, ये पुटिकाएं पाई जाती है। यानी कि सिस्टर्नी के पास में इस तरीके से क्या पाई जाती हैं, पुटिकाएं क्या है, पाई जाती है। ये संरचनाएं हमने आपको दिखाई, ये क्या है, पुटिकाएं होती हैं। पुटिकाओं का आकार कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है या एग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। पुटिकाएं जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं मेजरली, कभी कभार कैसी होती है, गोलाकार संरचना के रूप में भी क्या है, पाई जाती है। तो ज्यादातर तो ये अंडाकार होती है, कभी कभार कैसी होती है, गोलाकार, अंडाकार या गोलाकार थैलियों के रूप में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, अंडाकार या गोलाकार थैली के समान क्या है, पाई जाती है। और इनका व्यास जो होता है वो 20 से लेकर के 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। आशय पुटिकाओं का व्यास कैसा होता है, 20 से लेकर के 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इनका आकार कैसा होता है, अंडाकार या कैसे होता है, गोलाकार थैली के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। इनके चारों ओर भी क्या पाए जाते हैं, इनके चारों ओर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। देखिए तीसरी संरचना है जो हम आपको बता रहे हैं, नलिका, जिनको बोलता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की संरचना आप देख लो किस तरीके से, ये क्या है, शाखित अवस्था के रूप में पाई जाती है। नलिका भी है,
इसकी संरचना कोई निश्चित नहीं है, अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर ये नलिका है वो शाखित अवस्था में है। किस अवस्था में दिखाई दे रही है? शाखित अवस्थाओं के रूप में पाई जाती है, जो सिस्टर्नी के साथ क्या होती है? जुड़ी हो सकती है, सिस्टर्नी के साथ संयुक्त अवस्था में हो सकती है। तो नलिकाएं जो होती हैं, मैं आपको बता दूं, नलिकाएं जो होती है वो अनियमित आकार की होती है, शाखित नलिकाएं होती हैं, जो सिस्टर्नी के साथ किस प्रकार से पाई जाती है? संयुक्त अवस्था के रूप में क्या है? पाई जा सकती है। इनका व्यास जो होता है वो लगभग 50 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के लगभग होता है। कितना होता है? इनका व्यास लगभग 50 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, एमयू लिखेंगे हम, मिली माइक्रोन, ठीक है। तो इनका व्यास 50 से लेकर के कितना होता है? 100 होता है। और आपको बता दूं कि ये अस्थायी जो कोशिकाएं होती हैं, अस्थायी कोशिकाओं के अंदर नलिकाएं जो होती है वो बहुतायत रूप से पाई जाती है, बहुत अधिक संख्या के रूप में क्या है? पाई जाती है। अस्रावी कोशिकाएं कौन सी होती है? जो हमारी रेखित पेशी कोशिकाएं होती हैं। रेखित पेशी कोशिकाओं में ये नलिकाएं जो होती हैं ये बहुतायत रूप में क्या है? पाई जाती है, ठीक है। जबकि आपको मैं बता दूं जो चिकनी होती है, जहां पर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है, वहां पर भी ये क्या है? अधिक संख्या में क्या है? पाई जाती है, ठीक है। तो हमने आपसे बात की आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है, सिस्टर्नी, आस्य और नलिकाओं से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अंतःप्रदवी जालिका का रासायनिक संगठन। तीसरा बिंदु पढ़ रहे हैं, अंतःप्रदवी जालिका का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका का रासायनिक संगठन। आपको बता दें अंतःप्रदवी जालिका की जो संरचना होती है, ठीक है, या अंतःप्रदवी जो जालिका होती है, ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक जाल का क्या है? जाल पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक जाल की जो कला होती है, झिल्लियां होती हैं, वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है, जिसमें लिपिड जो होता है वो केंद्रीय भाग में पाया जाता है तथा प्रोटीन जो होता है वो बाह्य स्तर के रूप में क्या है? पाया जाता है। लिपिड केंद्रीय भाग में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको हमने बताया कि अंतःप्रदवी जो जालिका होती है, उस जालिका के अंदर जो जाल होता है, उस जाल की जो कला होती है, उस कला के अंदर फास्फोलिपिड पाया जाता है, जिसमें लिपिड जो होती है वो किस ओर पाई जाती है? केंद्रीय स्तर की ओर पाई जाती है, तथा प्रोटीन जो होती है वो किस ओर पाई जाती है? बाहरी स्तर की ओर क्या है? पाई जाती है। तो लिपिड केंद्रीय स्तर की ओर और प्रोटीन किस ओर पाई जाती है? बाह्य स्तर के रूप में क्या है? पाई जाती है, ठीक है। देखिए, अंतःप्रदवी जालिका के अंदर अगर हम देखें तो वसीय पदार्थ क्या है? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उच्च वसीय रूप में क्या है? बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। और उच्च वसीय रूप में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया, सबसे पहला भी फास्फोलिपिड पाया जाता है, या हम कह सकते हैं अंतःप्रदवी जालिका फास्फोलिपिड से बनी होती है। सिफेलिन से क्या होती है? बनी होती है। किससे बनी होती है? सिफेलिन से क्या होती है? बनी होती है। लेसिथिन से क्या होती है? बनी होती है। लेसिथिन से क्या होती है? बनी होती है। तीसरा है नोसिटोल से क्या होती है? बनी होती है।
ये चारों क्या है, उच्च वसीय पदार्थ होते हैं, उच्च वसीय पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, उच्च वसीय पदार्थ होते हैं। तो अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो उच्च वसीय पदार्थों के रूप में फास्फोलिपिड, सिफेलिन, लैसेंथिन और नोसिटोल से क्या होती है, नोसिटोल आदि तत्वों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो अंतःप्रदवी जालिका में मैंने आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका फास्फोलिपिड, सिफिलिन, लैसेथिन, नोसिटोल उच्च वसीय पदार्थों से क्या होती है, बनी होती है। जबकि अधिकांशतः जो प्रोटीन होते हैं, मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। मोस्टली क्या इस रूप में पाया जाता है, मोस्टली प्रोटीन किस रूप में पाए जाते हैं, एंजाइमों के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतःप्रदवी जालिका की जो कला होती है या एंडोप्लाज्मिक जाल जो होता है उसकी कला प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन मैंने बताया कि किस रूप में पाई जाती है, एंजाइमों के रूप में पाए जाते हैं, अधिकांशतः प्रोटीन एंजाइमों के रूप में पाए जाते हैं। और वसा जो होती है वो उच्च वसीय तत्वों के रूप में पाई जाती है। उच्च वसीय तत्वों के रूप में फास्फोलिपिड है, सिफेलिन है, लैसेथिन है और नोसिटोल है। इनसे मिलकर के क्या होता है, बने होता है। इज इट क्लियर? देखिए इसके बाद देखिए हम जो बात करेंगे वो है अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका जो होती है नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बता दें अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए एक को हम बोलते हैं एसईआर और दूसरे को बोलते हैं आरईआर। ठीक है, पूरा नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे। एस का अर्थ हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी है आर का अर्थ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका। देखिए इन पर हम डिटेल से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। हमने आपको बताया है कि अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरी कौन सी होती है, खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका। अगर हम सीधी परिभाषा देना चाहें 1 मिनट में तो हम सीधी सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसी अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, या अंतःप्रदवी जालिका की वह सतह जिस पर क्या है, राइबोसोम का अभाव होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, उसे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। और ऐसी अंतःप्रदवी जालिका की सतह जिस पर राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। यानी कि जिस अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाए तो वो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहलाएगी। और जिस अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम का यदि अभाव हो, राइबोसोम अगर नहीं पाए जाए, अनुपस्थित हो, तो उसे क्या कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है, इस पर हम डिटेल से कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। Till then, take care. Bye. Corona. Be safe and be happy. Thanks very much.